अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं आयशा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत अच्छे होंगे। ठंड का जोर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन कल से एक मरतबा फिर से ठंड जो है वो वैसे ही पड़ना शुरू होगी जैसे कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले पड़ रही थी उमैर। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। आज आगाज़ में सबसे पहले हम पनामा की बात कर लेते हैं, सॉरी कोरोना की बात कर लेते हैं, उसके बाद हमें पनामा की बात करनी है। कोरोना की सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि पिछले 24 घंटों में 3097 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 46 अमवात हो चुकी हैं। तो ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखिए। ये केसेस 2000 से नीचे आए थे, लेकिन एक मरतबा फिर से 3000 से ऊपर जा चुके हैं। तो डेफिनेटली हम लोग क्योंकि ख्याल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इसलिए ज़रूरत है। आलमी इदारा सेहत ने भी ऐसे इंतबाह किया है कि जो दूसरा साल है कोरोना का वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो अभी हमें मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है, ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं, जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक जनरल ऑब्जर्वेशन होती है, वो यही आती है कि लोग जो हैं वो बिल्कुल इसको अभी भी लाइट ले रहे हैं, बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। लेकिन जो लोग ये सफ़र कर रहे हैं, जिन लोगों पर ये बीत रही है, वो बारहा ये कह रहे हैं कि एहतियात करें, ये वाकई बड़ी जालिम चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। और सिर्फ ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं, ये जो नई साख्त में तब्दीली हुई है उसकी, उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और कहा जा रहा है कि वो ख़तरनाक भी है और बच्चों को भी उससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने टॉपिक्स की जानिब आ जाते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रॉडशीट के मामले की। आज कल काफ़ी हलचल मची हुई है पाकिस्तानी सियासत में कि ब्रॉडशीट जो है उसने किसको बेनकाब किया है। जो हुकूमत है वो कह रही है कि अपोजिशन रहनुमाओं को बेनकाब किया। अपोजिशन ये कह रही है कि इमरान खान साहब जो है उनको शिकस्त हो गई है। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात होगी उसामा सत्ती कत्ल केस के बारे में, और अली जफ़र जो हैं वो दोबारा से ज़रा मुश्किल में है। इल्ज़ाम उन पर वही है पुराना, लेकिन अब मुद्दा ही नया आ गया। और इसके बाद मौसीकी की जो सबसे खूबसूरत फॉर्म है सूफीज़म, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, और आगाज़ यहीं से करेंगे कि पनामा का जो ज़माना है अब वो पुराना हो चुका है और पाकिस्तानी सियासत में आजकल जो गूंज है वो है ब्रॉडशीट की। हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी जो है वो रूज पर है। ब्रॉडशीट के सरबराह के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। लंदन हाई कोर्ट का फैसला, ये सब किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है, कौन बेगुनाह साबित हुआ, सच और झूठ के दरमियान तफरीक करना इस वक्त मुश्किल हुआ बैठा। बिल्कुल। साल 2000 में परवेज़ मुशर्रफ ने ब्रॉडशीट नामी कंपनी को हायर किया था और 200 सियासतदानों, ताजरों और अफसरों के नाम दिए गए थे, और ये तय पाया था कि कंपनी पाकिस्तानियों के चोरी शुदा पैसे की खोज लगाएगी। और ये खोज लगाकर ये ब्रॉडशीट कंपनी जो है इस गवर्नमेंट को, जो उस वक्त थी साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ और नैब उस वक्त न्यूली फॉर्म थी, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, तो उनकी मदद करी। लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ को हुकूमत बनाने के लिए सियासतदानों की ज़रूरत पड़ी, तो BCO नाम फहरिस्त से निकालने के लिए ब्रॉडशीट को दरख्वास्त की गई, और ब्रॉडशीट तहकीकात बंद करने पर राज़ी नहीं हुई। उन्होंने अपना कमीशन भी मांगा, तो नैब ने 2003 में उनके साथ जो मुआहिदा किया था वो ख़त्म कर दिया। ब्रॉडशीट नैब के खिलाफ आलमी सालसी अदालत में चली गई और अदालत ने ब्रॉडशीट के हक में फैसला दिया है। नैब को 4 अरब 38 करोड़ रुपए जुर्माना भी कर दिया गया। नैब के वकील लीगल फर्म को फीस अदायगी और सूद के बाद ये रकम 7 अरब 18 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हम इतनी ऐसी डील्स करते ही क्यों हैं कि बाद में हमने ऐसे भी देखा कि और भी कई मामला थे जिसमें आलमी अदालत में लोग गए और हमें वहाँ पर भी नुकसान हुआ, हमें जुर्माने अदा करने पड़े। बहरहाल पुअर डिसीजन मेकिंग इसको कहा जा सकता है कि उस वक्त की गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान, या मफाद की सियासत। यहाँ पर भी देखा कि जब खुद को ज़रूरत पड़ी तो फिर उन सियासतदानों के नाम निकाले जो कि 20% आपने ब्रॉडशीट को देना था, जो कि उन्होंने रिकवरी करनी थी, वो 20% जाहिर है वो उनका शेयर नहीं मिला, वो अपनी कार्रवाई भी पूरी नहीं की, तो वो आलमी अदालत में चले गए, जिस पर उनके हक में फैसला भी आ गया। तो बहरहाल असल हक़ क्या है, ब्रॉडशीट मुकदमे में कौन जीता कौन हारा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद होंगे साबिक प्रोसिक्यूटर नैब और नूली के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी मौजूद होंगे। सबसे पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आपने वक्त निकाला। सर, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करते हैं तो नून लीग तो ब्रॉडशीट के इल्ज़ामात पर भले अदालत में ना जाए, मगर शहजाद अकबर साहब ने मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ 50 करोड़ हर्जाने का दावा दायर कर दिया है, और मुस्लिम लीग नून कानूनी महाज पर इसका किस तरह दिफा करेगी? मुसवी साहब है, उनके बकौल, अब सच है झूठ है जो भी है, उसी से इशू हुआ है ना ब्रॉडशीट से। उसमें उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब आए थे 2019 में और उन्होंने ये कहा कि जी आपको मैं नया कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हूँ, और अगर आप
50% कट देंगे जो भी आप इन्वेस्टिगेट करके निकालेंगे। ये मुस्फी साहब ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया एंड ही इज अ सिटिंग मिनिस्टर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द अकाउंटेबिलिटी इन द कंट्री। और वो कह रहे हैं कि जी हम जाके लंदन में मुस्फी के खिलाफ केस करें। हम किस चीज का केस करें? एक सिटिंग मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो अकाउंटेबिलिटी से जा रहा है उसके ऊपर इतना संगीन इल्जाम है कि कट। तो भाई आप जवाब देना कि आपने कट मांगा था, ये इन्वेस्टिगेशन आप पर होनी चाहिए, किस पर होनी चाहिए? वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो कहते हैं ना कि करप्शन के खिलाफ है, उनके वजीर के खिलाफ। और उन्होंने वजीर आजम भी हमारे माशाल्लाह ऐसे हैं, ना उनको उन्होंने देखा ना सुना ना पढ़ा कि ये केस क्या है, उन्होंने ट्वीट कर दिया उठा के। तो एक ही चीज है जो उसमें वो शामिल है जिस पर वो पेपर ले रहे थे शहजाद अकबर कल या परसों कि जी 2012 में उन्होंने कहा कि जी सीईओ ब्रॉडशीट में कि कोई सम डार आए थे और उन्होंने नवाज शरीफ के बिहार पर, एंड ही सेज रिपीटेडली एलिजिडली बिकॉज देयर इज नो कंफर्मेशन कि नवाज शरीफ ने भेजा था। हालांकि उन मौसूस से पूछे मुस्फी साहब से कि 2003 में बकौल उनके एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था हुकूमत पाकिस्तान ने। तो 2003 में जब एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया था तो 2012 में नवाज क्यों किसी को भेजेगा कि जी उसको ऑफर करे कि वो हमें छोड़ दे इन्वेस्टिगेट नजर? ना वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे 2012 में, और अगर कर भी रहे थे तो वो तो अपनी मर्जी से कर रहे होंगे हुकूमत पाकिस्तान। अच्छा जुबैर साहब, कावे मुस्फी के पहले इंटरव्यू के बाद जो दीगर इंटरव्यूज अब सामने आए हैं उसमें हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ के मुबैना रिश्तेदार का भी जिक्र हुआ है, जिसके बाद नून लीग काफी मोहतात है और मोहतात बातें कर रही है इस बारे में। इस पर कॉमेंट कीजिएगा और लंदन हाईकोर्ट का जो फैसला आया है उसकी भी कुछ तफसीलात शेयर कीजिएगा। उन्होंने दिखाई थी और फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने उर्दू में बात की थी जो उन एलिजिडली उन साहब ने डार साहब ने बताया था कि जी वो नवाज शरीफ से बात कर रहे हैं। तो वो तो उसको ओन कर भी नहीं रहे हैं और हम तो फिर भी कहते हैं कि जी आप कर लेना, इन्वेस्टिगेशन कर लें। लेकिन 2000 में कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? मुशर्रफ साहब ने दिया। 2003 में कैंसिल किसने कॉन्ट्रैक्ट किया? मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। 2018 में अकॉर्डिंग टू मुस्फी साहब, शहजाद अकबर साहब और एक सीनियर ऑफिसर पाकिस्तान के एलिजिडली वहां उधर उनसे मिल के आए और उन्होंने कहा कि जी आपको हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे और कोई $1 बिलियन है जो शायद आप निकाल सकते हैं, तो उसका 50% कट दे। तो आप मुझे बताएं कि ये हक, और इन्होंने मिनिस्टेरियल कमेटी बना दी है इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जी वो नवाज शरीफ ने जो करप्शन की थी और जो ब्रॉडशीट वाले ने जो नवाज शरीफ, और दूसरी सबसे अहम बात फिर उसके बाद जो रिसेंट वाकयात हैं 2-3, एक तो ये है कि जी इन्होंने ट्राई किया कि जी एवनफील्ड अपार्टमेंट को अटैच करवाया जाए, लंदन हाई कोर्ट ने वो डिसमिस कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी नून लीग इस पर ये क्यों कह रही है कि हम बरी जिम्मा हो के, बिल्कुल कहेगी अगर मेरे खिलाफ यहाँ या आपके खिलाफ अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, चाहे वो बैंक है जिसका पैसा मैंने देना था या कोई और है, और वो कोर्ट जाता है कि जी इसकी प्रॉपर्टी मोहम्मद जुबैर की प्रॉपर्टी अटैच की जाए, उसका मतलब ये है कि कोर्ट अगर ऑर्डर दे देता है अटैच करने का, इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये प्रॉपर्टी के थ्रू रिकवर किया जाएगा वो पैसा जो कि एक करप्ट प्रैक्टिस से हुआ है। तो जब कोर्ट ने कहा अटैचमेंट, जुबैर साहब ये भी कहेगा कि इसका मतलब क्या है, अदालत ने कहा है कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ के हैं इसलिए अटैच नहीं किए जा सकते? उन्होंने ये नवाज शरीफ साहब का तो ये कुछ ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि ये अटैचमेंट इसका नहीं बनता। दूसरी चीज ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा साथ में कि $25 मिलियन जो 400 करोड़ रुपए बनते हैं वो उन्होंने कहा इनको देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को, ये इमरान खान की हुकूमत के दौरान, और इन्होंने कोई आए बाएं शाए किया तो उन्होंने कोर्ट चले गए। कोर्ट ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट्स को फ्रीज करके डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी वापस लेके वहां से पैसे निकलवा लिए 400 करोड़ रुपए। वो किसका पैसा है? 650 करोड़ मुशर्रफ साहब ने जाया किए थे पहले, और 400 करोड़ इन्होंने, 1000 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी कौम के पैसा निकल गया एक मुशर्रफ साहब के दौर में और एक इमरान खान। ठीक है मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इस मामले पर कुछ कानूनी राय जो है वो भी जान लेते हैं। नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर साहब ने हमें वीडियो लिंक से ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताएगा कि ब्रॉडशीट के सरबरा के इंटरव्यू के बाद
नवाज शरीफ के ख़ानदान और एवनफील्ड अपार्टमेंट के बारे में एक मरतबा फिर से खबरें हम देख रहे हैं कि सामने आई हैं, आप भी नैब के साथ मुंसलिक रहे हैं। ये बताइएगा कि इल्ज़ामात की ये मौजूदा गूंज जो है इस सूरत हाल में किस हद तक रेलिवेंट है? ये इनके केसेस जो है वो तो इनकी मतलब किसके बारे में तहकीकात तो बड़े अच्छे से हो रही हैं, और अब जो है मैं समझता हूँ कि ये जो ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में और ये एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में जो सूरत है आ रही है, तो अब मैं समझता हूँ कि ये इतनी रेलेवेंट नहीं रही। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा दे रखी है, और उनकी जुर्माने के साथ साथ जो एवनफील्ड अपार्टमेंट है उनकी ज़ब्तगी का भी हुक्म सादर हो चुका है, जिसकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। तो अब ये जो कंपनी है अब उसमें क्या खिदमत कर सकती है इसके बारे में, कि अगर इस वक्त उसके बारे में इत्तलात फराम भी करेंगे तो वो तो हमारी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट तो उसको उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे चुकी है, और अब तो उनकी ज़ब्तगी का भी ऑर्डर हो चुका है। अच्छा ख़ान साहब, वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि ब्रॉडशीट को शरीफ ख़ानदान की जानिब से रिश्वत की पेशकश के हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। दूसरी जानिब नून लीग इसमें शहजाद अकबर पर इल्ज़ामात लगा रही है, तो आप क्या समझते हैं, आपके नज़दीक इस तरह के इल्ज़ामात की तहकीकात का क्या तरीक़ेकार हो सकता है? जो भी इल्ज़ाम लगता है उसकी तहकीक तो बिल्कुल होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने अगर ये कहा है कि ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया तो उसका एक मैकेनिज़्म इनको ख़ुद बनाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि चूँकि नैब का या हमारी जो एजेंसीज़ हैं या प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, उनका दायरा कार बरतानिया तक तो नहीं है, तो वहाँ पे भी अगर उन्होंने कार्रवाई करनी है तो वो बरतानवी हुकूमत को जो है उन्हीं को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उनकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ को जो है वो ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रह के ये कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसका तजर्बा हम देख चुके हैं कि जैसे इस कंपनी के साथ वायदा हुआ और हमें इतना ज़्यादा माली नुकसान जो है वो और माली जो है वो उनको वो कंपनसेट करना पड़ेगा माली तौर के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि हमें तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं उसमें वाज़े सबूत इकट्ठे करें जिन जिन के ख़िलाफ़ है, और उनको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स या कोर्ट्स ऑफ लॉ में जो है वो पेश करें, उनके ख़िलाफ़ जुर्म साबित करें। तो मैं नहीं समझता कि ये इस तरह की ब्लेम गेम से हमें कोई फ़ायदा पहुंच सकता है। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थी। ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए, अगर कहीं पर इल्ज़ामात लगता है, किसी पर इल्ज़ाम लगता है तो उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसके क्या हक़ाइक़ है, जिस पर इल्ज़ाम लग रहा है उसकी क्या हकीकत है, वो दुनिया के सामने आ बिल्कुल। और अगर हम अपनी सियासत की बात करें, मुल्की सियासत की बात करें, तो इस सियासत का आई थिंक अब यही सिस्टम है, ये ऐसी चलेगी कि एक होता ही ब्लेम गेम है। एग्जैक्टली, एक पार्टी इल्ज़ाम लगाती है, दूसरी उसका जवाब भी इल्ज़ाम से देती है, शिकवा जवाब शिकवा, और इसी तरीके से मामला जो है वो चलते जाते हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं और बात करते हैं तब्दीली की। तब्दीली आएगी तो सबसे पहले पुलिस में तब्दीली नज़र आएगी। ये था तहरीक इंसाफ का दावा जो उसने हमेशा हर जलसे में किया, हर प्रोग्राम में किया, हमने देखा कि लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनके हुकूमत में ली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, तो दीगर कई वादों की तरह ऐसा ये वादा भी वफा ना हो सके। बिल्कुल, पुलिस में तब्दीली क्या आती, पुलिस का महकमा पहले से भी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि शुतर बेमहार हो गया। अभी सानिया साहिवाल जो है उसकी याद ख़त्म नहीं हुई है, उसको हम नहीं भूल पाए कि इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो हैं उन्होंने मासूम नौजवान उसामा सक्ती के खून से होली खेली है। स्याह कारनामे को छुपाने के लिए तालिब इल्म को दहशतगर्द करार देने की कोशिश की गई। इससे ज़्यादा जुल्म और क्या हो सकता है। जुडिशल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों का मकसद हालात को कंट्रोल करना या मकतूल से पूछगछ करना नहीं था, बल्कि उसको कत्ल करना ही था। एहलकारों ने जो किया सो किया, पुलिस हुकाम ने भी कम नहीं किया। जिस तरह वक़्वे के बाद जाए हादसा से शवाहिद को मिटाने की कोशिश की गई, उससे जाहिर होता है कि मुतल्लिक़ा पुलिस हुकाम उन पुलिस एहलकारों के इस इक़दाम की मुकम्मल हिमायत कर रहे थे। उसामा के अहल खाना, दोस्तों और सिविल सोसाइटी ने इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और मामला जो है वो अब इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा है। तो हुकूमती मशीनरी हम देख रहे हैं बिल्कुल। और ऐसा कि अपने जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी इसमें, तो पेटी भाई कहा जाता है इन्हें, अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा की जानिब से उसामा के अहल खाना से ताज़ियत की गई। उसामा सक्ती के वालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। और सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये नदीम यूनुस साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़ाहिर है ये सबसे मुश्किल वक्त होता है हमारे लिए भी, जब ऐसा कोई इंटरव्यू करना। ज़ाहिर है आप जिस तकलीफ़ से गुजरे हैं हमें उसका अंदाज़ा है, लेकिन हम उस हद तक नहीं पहुंच सकते जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हैं।
नदीम साहब बताइएगा कि क्या तहकीकात हुई हैं, तहकीकात से आप मुतमिन हैं, कहाँ तक पहुँची, क्या तसल्लियाँ करवाई गई और हकीकत क्या देख रहे हैं आप? देखिए जी, अभी तक जो हुई है जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, वो तो उससे तो सब चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं। जैसे पुलिस का पहले मौक़िफ़ था कि जी ये तो हमने गाड़ी इसको फॉलो किया और उसको रोका, नहीं रुकी, एक इशारे पे, दूसरे इशारे पे, तीसरे इशारे पे नहीं रुकी तो हमने उसको ऊपर फायर किए। तो अब तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये वाज़ेह हो चुकी हैं जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट में कि जी गाड़ी को रोक कर और उसको किया गया फायर, चारों तरह से फायर किया गया। और ये कोई मतलब गलत फहमी की बुनियाद पे नहीं था, बल्कि इनको उन्होंने जो है ना जानबूझ के उसको जो है ना वो किया। तो नदीम साहब, क्या आपको क्या लगता है, आप तक अभी तक या आपकी नॉलेज में ये बात हो आखिर क्यों ये किया गया उसामा के साथ? जुडिशल रिपोर्ट जो है उसमें भी यही आया कि जानबूझकर कत्ल किया गया और मकसद ये था कि उसामा को कत्ल करना है उन नौजवानों की जानिब से। क्या वजह हो सकती है, क्यों कत्ल किया गया उसामा को? इसमें देखें, या तो ये इन्होंने इसमें ये एक चीज़ ये हो सकती है कि या तो यहाँ पे इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से, तकरीबन 15-20 दिन से जो है ना वो काफ़ी हो रही थी, वारदातें हो रही थी और काफ़ी कुछ है ना वो यहाँ पे अमन अमान का मसला था। तो एक तो ये वजह हो सकती है कि उसको छुपाने के लिए उन्होंने ये किया हो कि जो है ना वो हम लोग जो है ना वो एक इनकाउंटर करेंगे तो उसमें जो है ना वो मतलब इस तरह जो है ना वो करेंगे तो इसको शो करेंगे, इनकाउंटर शो करेंगे और उसमें हम जो है ना वो इन लोगों को तो ये इन्होंने सोचा होगा कि कल जो है ना वो हमें तमगे पहनाए जाएंगे और जो है ना वो मीडिया पे हमारी वाह वाह होगी। लेकिन ये अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने उसको, बच्चे की शहादत को जो है ना सबके सामने जो है ना वो पूरी दुनिया पे उसको लाना था, तो वो उनके जो सारे मंसूबे इसमें नाकाम हो गए। दूसरी वजह, अच्छा नदीम साहब, आपकी कल वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी मुलाकात हुई और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा कि आप जिससे चाहें तहकीकात करवा सकते हैं, तो क्या जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं आप? जो तहकीकात अभी तक हुई हैं उससे सेटिस्फाइड हैं आप? जी बिल्कुल, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बुलाया मुझे, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे पहले ताज़ियत की, फिर उन्होंने मुझे जो ना वो जो सारे इक़दाम हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि हम ये मतलब कर रहे हैं। तो उसके बाद जो ना वो देखें, जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी जो ना वो हमारे हक़ में है। मतलब उससे हमें ज़ाहिर है जो ना जब एक आ गई है, रिपोर्ट आ गई है, तो वो उसमें अगर हमारे कोई रिजर्वेशन नहीं है, हम उससे बिल्कुल मुतमईन हैं। और इसमें ख़ास तौर पे चीफ कमिश्नर साहब ने, डीसी साहब ने और एडीजीसी साहब राना रुकास साहब ने बहुत ही मेहनत की है और बहुत ही जल्दी 5 दिन के अंदर जो ना उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है उसके ऊपर भी वो जो ना वो मतलब एक तारीफ़ के मुस्तहिक हैं। और हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी उनकी जो ना वो ये तारीफ़ की है कि इन्होंने जो ना वो अच्छा काम किया है। लेकिन मकामी पुलिस ने बिल्कुल भी हमारे साथ तावन किया। अभी तक जो ना हमारे से कोई बयान भी नहीं रिकॉर्ड किया गया कि हालांकि हमने एफआईआर कराई थी, उसी दिन एफआईआर हो गई थी। सही, ठीक है नदीम साहब, अच्छी बात यह है कि आप मुतमईन हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपको बुलाया और अभी तक जितनी तहकीकात हुई है उससे आप काफ़ी सेटिस्फाई अभी नज़र आ रहे हैं और आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी और वो उसामा के बारे में, उसके बारे में ज़रा बताइएगा। वो किस तरह का नौजवान था, क्या उसके शौक़ थे, पढ़ाई में कैसा था वो? जी, उसामा को असल में ये मतलब बेटा हमारा छोटा बेटा था, बड़े 2 बेटे हैं। छोटा बेटा था तो दरमियान का था, वो बेटी इससे छोटी थी। लेकिन उसामा के साथ हमारा था भी बहुत वो लविंग था, मतलब बहुत अच्छा जाना वो था। तो उसके साथ जाना वो ज़्यादा हमारा जाना वो होता था। वो ख़ास तौर पे घर वालों के साथ जाना उसका अच्छा बिहेवियर था। और फिर जो ना वो बाकी एक पढ़ाई में तो ये बहुत ही आउट क्लास, जो आप उनके असातिज़ा से मतलब अगर मैं बिल्कुल अब भी है ना उनके उसके असातिज़ा जब मैं कोई मिलते हैं तो
मतलब उसकी बहुत ही तारीफ़ करते हैं। और मतलब बस मैं क्या आपको बताऊं कि जो ना वो नदीम साहब, हम बिल्कुल समझ सकते हैं आप इस वक्त जो महसूस कर रहे हैं और आपका जो नुकसान हुआ है वो हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और इंशाल्लाह इस तरह का कोई वाक़या दोबारा से किसी बच्चे के साथ पेश ना आए। बहुत शुक्रिया नदीम यूनुस सत्ती साहब, सत्ती के वालिद हमारे साथ मौजूद थे और अच्छी बात यह है कि वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उनसे। अभी हमें पुलिस जो इस्लाहात हैं जिसकी बात की जाती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डे 1 से की है और जब KP में उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा कि हमने इस्लाहात ले आए हैं, लेकिन अब वो तब्दीली आनी होगी। उसामा तो चला गया लेकिन और ऐसे उसामा ना सामने आए और पुलिस को भी जिम्मेदारी अब निभानी होगी, उसे देखना होगा जो असल जो मुजरिम है उन तक पहुँचे, ऐसे मासूम शहरियों को कत्ल ना किया जाए। बहरहाल अभी हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ मज़ीद टॉपिक्स पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब हमें बात करनी है गुलकार अली ज़फ़र की। लगता है कि उनकी मुश्किलात अभी कम नहीं हुई हैं। अभी मीशा शफ़ी वाला मामला जो है वो भी अदालतों में ज़ेर बहस है। अब एक और नया मुद्दई जो है वो भी सामने आ गया है और अब ये कहा गया है कि भाई हाजिर हो। सिंध हाई कोर्ट ने गुलकार अली ज़फ़र को 25 जनवरी को तलब कर लिया है। जी बिल्कुल, और इस बार भी अली ज़फ़र पर इल्ज़ाम वही पुराना है लेकिन मुद्दई नया है। खातून है लीना गनी, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है और उसमें इल्ज़ाम लगाया है कि अली ज़फ़र ने पहली मरतबा 2014 में एक पाकिस्तानी फैशन शो था, उसके दौरान उन्हें हिरासा किया। अच्छा, लीना गनी के बारे में बता दूं कि FIA की जानिब से एक FIR लॉन्च की गई थी मीशा शफ़ी और 8 दीगर अफराद के खिलाफ। उनमें लीना गनी का नाम भी शामिल था और अली ज़फ़र की जानिब से भी ये कहा गया था कि उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई है उसमें लीना गनी भी शामिल हैं। तो अब उनकी जानिब से, लीना गनी की जानिब से अली ज़फ़र पर सिंध हाई कोर्ट में अब मुकदमा जो केस है वो दायर कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं एडवोकेट बहजाद हैदर जो इस केस में लीना गनी की नुमाइंदे हैं, उनसे जानते हैं। बहजाद हैदर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके की मौकिल जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि अली ज़फ़र ने उन्हें हिरासा किया और 2014 में हिरासा किया, इसकी ज़रा डिटेल्स बताइएगा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे लेने के लिए। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा मामले की वजाहत करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। इशू ये है कि देखिए जी, जब भी वकील के पास किसी भी वकील के पास कोई क्लाइंट आता है, कोई साइल आता है, कोई मुक्कल आता है, तो वकील का काम ये नहीं होता कि उसकी बात सुने और बग़ैर सुने जो है वो उसके बाद सिर्फ सुन के उसकी बात पर यकीन कर ले और कैसा भी केस हो वो फाइल कर दे। वकील का काम होता है कि पहले अपने ही साइल से उसका मामला समझे और समझने के बाद जो है उससे उसकी असलियत जांचे, समझे और फिर उसके बाद आगे चले। इस मामले हुआ जब लीना गनी साहिबा हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि वो अली ज़फ़र साहब पे ये केस फाइल करना चाहती हैं डेफेमेशन का, तो हमने घंटों उनके साथ सेशन किया, उनको घंटों हमने ग्रिल किया, उनसे पूछा क्या, कब, कहाँ, कैसे। तमाम मामले की तह तक पहुँचने के बाद जब मैं इस नतीजे पर पहुँचा और जब मैं मुतमईन हुआ, खुद मुतमईन हुआ, तब हमने ये केस फाइल किया और हमने सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच किया। उस पर मैं आता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको जवाब दे दूँ, आपके सवाल का जवाब दे दूँ कि इस मुकदमे में ताख़ीर नहीं है। ताख़ीर जो सबसे पहले वाक़या हुआ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। आम कहने वाले और समझने वाले ये समझ रहे हैं कि 2014 का वाक़या और उसकी बेस पर हम अदालत में चले गए और इसमें 6 साल की ताख़ीर है। देखिए, पहला वाक़या हुआ 9/6/2014 को लंदन में। वो वाक़या कुछ ऐसा था और कुछ ऐसी हरकत व सकनात और ऐसे जुमले बोले अली ज़फ़र साहब ने, डिफेंडेंट ने, कि जो मैं इस वक्त आपके सामने, आपके चैनल पे कैमरे के सामने नहीं कह सकता, क्योंकि इस वक्त माएँ, बहनें, बेटियां सुन रही होंगी और अगर मैं कह भी दूं तो यकीनन आपके चैनल को वो जुमले सुनने के बाद आपके चैनल को कैमरा का एक नोटिस आ जाएगा, तो मैं वो जुमले अवॉइड करूँगा। पहला वाक़या हुआ 9/6/2014 को लंदन में, दूसरा वाक़या हुआ 12/6/2014 को, तीसरा वाक़या हुआ 14/6/2014 को। ये तमाम वाक़यात लीना गनी साहिबा ने अपनी फैमिली में बताए, अपने पेरेंट्स को बताए, अपने दोस्तों को बताए। तमाम लोगों ने पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इन इशूज़ पे सब ने उनको ये मशवरा दिया कि आप इस मामले पर खामोशी इख्तियार करें और इस मामले को मज़ीद ना उछालें, क्योंकि इसमें मज़ीद आपकी ही बदनामी होगी और आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें। तो इसलिए उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अच्छा बेजाज साहब, ये कहेगा कि अमूमन अगर देखा जाए तो हर जाने की जो दरख्वास्तें हैं लोअर कोर्ट्स में दायर की जाती हैं, आपने दादरसी के लिए बराह रास्त सिंध हाई कोर्ट से ही क्यों रजू किया? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी। ये बड़ा एक कानूनी नुक्ता है, मैं इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। देखिए, ये एक सेटल लॉ है कि
कोई भी प्लेंटिफ, कोई भी साइल, कोई भी शख्स जिसको डिफेम किया जाता है उसके पास दो रेमेडीज होती हैं कि वो जनरल डैमेजेस के, स्टैट्यूटरी डैमेजेस के लिए वो अंडर द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करे, या वो चाहे तो अंडर सेक्शन 9 CPC के तहत वो इन एडिशन टू द रेमेडी अवेलेबल अंडर डेफेमेशन ऑर्डिनेंस वो सेक्शन 9 CPC के तहत भी सिविल कोड को भी अप्रोच कर सकता है। इस केस में हमारी जो प्रेयर क्लॉजेज हैं वो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस से पर्टेन नहीं करती, और बल्कि हमने अपने केस में ही लिखा है कि ये केस हम अपना डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत डिस्ट्रिक्ट जज को अप्रोच करने का, अपनी रेमेडीज अंडर द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस अवेल करने के लिए हम अपना राइट जो है महफूज रखते हैं और वो हम अपना लेंगे। और हमने सिंध हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 9 के लिए गए हैं, CPC के तहत गए हैं, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत हम नहीं गए। मैं यहाँ पर आपको आपके तवस्सुत से नाजरीन को, सुनने वालों को ये बताता चलूँ कि बहुत जल्द हम एक डायरेक्ट कंप्लेंट अंडर पाकिस्तान पिनल कोड क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इनिशिएट करने जा रहे हैं अली जफर साहब के खिलाफ, और हम अंडर द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस डिस्ट्रिक्ट जज को भी अप्रोच करेंगे और एक केस वहाँ भी हम फाइल करेंगे और इनसे डैमेजेस क्लेम करेंगे उस डेफेमेशन के लिए जो इन्होंने लीना गनी साहिबा। बहुत शुक्रिया। बेहजाद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, लीना गनी के वकील हैं ये, और इस पर जो अपोजिट पार्टी है उसका भी थोड़ा मौक़िफ़ जान लेते हैं। हमारे साथ अली ज़फ़र के वकील उमर तारिक गिल साहब मौजूद हैं। गिल साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। अली ज़फ़र साहब मुश्किल में हैं, पहले मीशा शफ़ी का मामला, उसके बाद और भी कई कंप्लेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर हमने देखा सामने आई, और ख़वातीन कुछ सामने आई जिन्होंने कहा कि अली ज़फ़र ने उनको भी हिरासा किया। लेकिन अब लीना गनी साहिबा जो हैं वो सिंध हाई कोर्ट चली गई हैं, तो इस केस के बारे में ज़रा बताइएगा। और ये भी कहा जा रहा है, बेहजाद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, लीना गनी के वकील जो हैं, कि 2014 में 1 मरतबा नहीं 3 मरतबा हिरासा किया गया अली ज़फ़र की जानिब से लीना गनी को। जी थैंक यू। वो कहते हैं ना जी कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। तो बात ये है कि जो इनका सारा केस है 2014 में, ये अचानक ये चीजें आई हैं। लीना गनी कोई नया करैक्टर नहीं है जो आज अचानक 2021 में आपके सामने आ गया। शी वॉज देयर इन 2018 विद मिशा शफी। इन्होंने ट्वीट की थी राइट आफ्टर मिशा शफी, और उसमें इनका एलिगेशन डिफरेंट था। वो सिर्फ और बड़ा एक जनरल सा एलिगेशन था, और एक तरह से जैसे वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होती क्या है। जब मिशा शफी का एलिगेशन लगा, मिशा शफी के एलिगेशन के बाद हमने उसके ऊपर दोबारा इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की अगेंस्ट अली ज़फ़र, और उनको सोशल मीडिया के ऊपर डिफेम किया गया। तो हमने एक कंप्लेंट फाइल की विद FIA। उसमें लीना गनी एक्यूज हैं। उसके अंदर 2-2.5 साल इन्वेस्टिगेशन होती है, और FIA कहती है कि लीना गनी गिल्टी हैं, और उसका चालान कोर्ट में सबमिट कर देती है। उसके बाद इनको ये ख्याल आता है कि अली ज़फ़र ने मुझे 2014 में अरेस्ट किया था, और ये सारी उसके बाद शुरू, ये काउंटर ब्लास्ट है। मिशा शफी, लीना गनी, निगत दाद, ये सब दोस्त हैं, ये एक ही सर्कल के लोग हैं। ये एक कैंपेन लॉन्च की है अगेंस्ट अली ज़फ़र, और सिर्फ उसको डिफेम करने के लिए, टू सपोर्ट मिशा। तो ये तो खुद कहती हैं कि मैं मिशा को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा गिल साहब, उनके वकील ने यह भी कहा कि क्रिमिनल एक्ट के तहत भी जो है वो मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं आगे। तो आप कह रहे हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान होगी, तो मजीद मुश्किलें भी आपका इंतजार कर रही हैं? सर जरूर फाइल करें। देन दे हैव टू प्रूव इन कोर्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि जो ये कह रही है सच कह रही है। अभी तक तो जो मिशा का केस है, इनके जो विटनेस कोर्ट में आए हैं, अभी लीना भी आ रही है कोर्ट में उसी के लिए, वो तो कहते हैं जी इसका एविडेंस ही को नहीं होता। और ये आकर कोर्ट के अंदर एविडेंस मिशा, जिस तरह मिशा भाग चुकी है, वो नहीं आ रही कोर्ट के अंदर, वो नहीं आके अपना एविडेंस दे रही, ये भी नहीं आएंगी। ये जरूर करें फाइल। और इनके अगेंस्ट तो फाइल हुआ है, इन पे FIR हुई है, उसका 18 को ट्रायल है। उस पे इन्होंने आके पहले उधर साबित करेंगे कि इन्होंने हरास किया है, इनको हरास किया है किसी ने कि नहीं। दे शुड कम टू कोर्ट। ठीक,
अच्छा गिल साहब, आप कह रहे हैं कि ये जो केस है ये काउंटर ब्लास्ट है लीना गनी की जानिब से, क्योंकि FIA की जानिब से इन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो वो मुकदमा दर्ज किया गया था सितंबर 2020 में, तकरीबन अब 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं। 4 महीने के बाद इस केस को क्यों फाइल किया गया है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं अगर काउंटर ब्लास्ट किया जाता है तो अगर कोई केस किसी पर दर्ज किया गया है उसके फ़ौरन बात कर लिया जाता है। 4 महीने से ज़्यादा का वक्त आपको क्यों लगता है क्यों लिया गया? क्या इस वक्त कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे थोड़ी मुश्किल हो सकती है लीना गनी के लिए, जिसके जवाब में उन्होंने ये केस फाइल किया है? आपको उनके लॉयर ने अभी बताया ना कि वो बड़ी थॉरो इसके ऊपर मेहनत सारा कर रहे थे, वो चीज़ें कलेक्ट कर रहे थे। इन्होंने केस क्रिएट करना होता है क्योंकि असल में कुछ होता नहीं है। तो इन्होंने ऑलरेडी मिशा के केस में देख ली है कि उधर जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू मेक अ केस, लेकिन आई एम सॉरी कि ये नहीं बना सके। अगर आप इनका ये भी केस पढ़ लें तो ये कंफ्यूजिंग से सारा स्टेटमेंट है। ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गई हैं, इन्होंने वहाँ FIA की इंक्वायरी को चैलेंज की है। इन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब ये FIA के पास गई तो इन्होंने कहा कि मैंने जो ट्वीट किया था अगेंस्ट अली जफर वो मेरा ओपिनियन था, वो मेरा एलिगेशन नहीं था। और जब ये हाई कोर्ट गई हैं इन्होंने FIA पे हरासमेंट का एलिगेशन लगा दिया था कि वो मुझे वहाँ बिठाते हैं, वहाँ ऐसे करते हैं, वो मुझे थ्रेट करते हैं कि आप, और हकीकत में ये एक दफ़ा भी FIA के ऑफिस में के इनके फादर गए थे और एक स्टेटमेंट दे आए थे, और वो स्टेटमेंट ये कहती है कि जी मैंने एलिगेशन नहीं लगाया, मैं तो सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे रही थी लोगों को। ये भी रिट्रीव करेंगे अपनी स्टेटमेंट से इंशाल्लाह जब इनके। ठीक है, अब ये मामला जब अदालत में जाएगा डेफिनेटली तभी पता चलेगा कि किसके हक में फैसला जाता है। बहुत शुक्रिया उमर तारिक। गिल साहब हमारे साथ मौजूद है, अली जफर के वकील, और उन्होंने तमाम एलिगेशंस जो हैं उनको मुस्तरद कर दिया है कि सिर्फ काउंटर ब्लास्ट किया जा रहा है क्योंकि FIA की जानिब से मीशा शफ़ी और 8 जो दीगर लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए। तो उसके जवाब में ये जो केस है ये सिंध हाई कोर्ट लेकर गए हैं। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, हमें एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सुफियाना कलाम के हवाले से आपके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और सुफियाना कलाम के हवाले से बात करें, एक बड़ी खबर सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन PTV काम से रोक दिया है। अदालत ने मामला दोबारा विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। बिल्कुल, नईम बुखारी जिन्हें चेयरमैन PTV लगाया गया था हुकूमत की जानिब से, ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अब ये जो है हुक्म सामने आया है, उन्होंने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन PTV काम से रोक दिया है। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। हसीब बताइएगा क्या हुआ अदालत में आज? जी बिल्कुल, आज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन PTV तैनाती के खिलाफ दरखास्त के ऊपर समाअत हुई है। और समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जो है समाअत की है। अदालती हुक्म पर वजारत इत्तलात से नुमाइंदा जो है अदालत में पेश हुआ। चीफ जस्टिस की जानिब से सवाल किया गया कि क्या हुकूमत ने उम्र की हद में नरमी की है, जिसके ऊपर नुमाइंदा की जानिब से अदालत को आगाह किया गया। जी उम्र की हद में नरमी की गई है। एक समरी 13 और दूसरी 26 नवंबर को भेजी गई थी। वजारत इत्तलात की जानिब से अदालत को आगाह किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से जो है ये इस्तफसार किया गया, आपने खुद ही नईम बुखारी को चेयरमैन तकर्रर करके समरी काबीना को भिजवा दी है, जिसके ऊपर अदालत ने मजीद उनकी जानिब से ये भी रिमार्क दिया गया कि वजारत इत्तलात चेयरमैन की तकर्री का मजाज नहीं है। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ है ये चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया है। तो वजारत इत्तलात की जानिब से अदालत को ये भी कहा गया कि हमने ये लिखा है कि वो इस ओहदे के लिए काबिल हैं। और इसके साथ साथ अदालत ने जो है ठीक है, ये मामला दोबारा से वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अजीब बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। और अब हमें बात करनी है सूफियाना कलाम की, जो कि हमारे ख़ित्ते की पहचान है। कवाली हो गई, फोक म्यूज़िक हो गया, इसके ज़रिए सूफियाना कलाम की जो तरवीज है उसका सिलसिला हम देखते हैं कि सदियों से जारी है। लेकिन अब कुछ लोग नई नस्ल में ऐसे भी हैं जो इस खूबसूरत मिरास को ज़िंदा रखे हुए हैं और इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और रमूज़ अली कलंदरी एक ऐसे ही नौजवान गुलकार हैं। तो रमूज़ अली कलंदरी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। रमूज़, सबसे पहले तो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये बताइएगा कि आपका ये जो इंटरेस्ट है सूफियाना कलाम में और इसकी तरवीज के लिए इसको ज़िंदा रखे हुए हैं, ये शुरू से बचपन से ही आपको शौक़ था या फिर किसी से इंस्पायर होकर आपने ये शुरू किया? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पहली बातों को बुलाया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरा ये कि ये जो है ना मतलब गुलकारी का शौक़, ये तो पहले बिल्ट इन होता है कुदरत की तरफ से आपके अंदर। उसके बाद आपको अपना पहचानना होता है, या कोई तवज्जो दिलाता है या आप खुद ही उस तरफ माइल हो जाते हैं, तो फिर सिलसिला चल निकलता है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस। किसने तवज्जो दिलाई आपकी इस तरफ? मेरे अंदर ने।
मैं बचपन से 5 साल की उम्र से मैंने नात से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मराहल तय किए इस हवाले से, नात के हवाले से स्पेसिफिकली। उसके बाद जो नात से सूफ़ी की तरफ जो कन्वर्शन है वो फिर वो और किसी तरफ की नहीं जा सकती थी। मतलब नात के बाद अगर कन्वर्शन थी तो मुमकिन थी मेरे लिए, कुछ रूह मेरी ऐसी थी कि जिसमें जो है ना मैंने समझा कि यार मुझे इससे आगे और तरफ जाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, या मैं जाना भी नहीं चाहता था, असल बात ये है। तो इसमें फिर मैंने अच्छा, वैसे हम दूसरे गुलकारों को देखें जिनकी आवाज़ें अच्छी होती हैं, अक्सर हमें ज्वाइन भी करते हैं हमारे स्टूडियो में, तो वो बताते हैं कि वो पहले नाते पढ़ा करते थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े हुए उनको एहसास हुआ कि उनकी आवाज़ अच्छी है तो वो मौसीकी की तरफ चले गए। तो ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है कि एक बड़ी जो है चमक दमक वाली दुनिया जो है उसको छोड़कर आप सूफीज़म की तरफ आ जाएँ। आपके लिए मुश्किल फ़ैसला था ये? नहीं, मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि मेरा चूँकि मेरी रूह जो है वो सूफियाना तर्ज की शुरू से थी। कुछ घर का माहौल ऐसा था, कुछ फ़कीरों की महफ़िलों में जाना, उनके साथ सिटिंग करना, तो वो मेरे लिए कोई ऐसा मुश्किल मुझे आई नहीं। लिखते भी हैं आप कलाम? जी, लिखता भी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ मैं गाता बेहतर हूँ। ठीक है, ज़्यादा किसका कलाम आप शौक़ से पढ़ते हैं? सारे जो हमारे मतलब फ़कीर लोग हैं, जिन्होंने बाबा बुल्ले शाह हैं, वारिस शाह सरकार हैं, हज़रत वासिफ़ वासिफ़, उनसे मैं ज़ाती तौर पे इंस्पायर्ड हूँ। तो अभी जो मेरा कलाम लॉन्च हुआ है वो लिखा है अफजल आजिज़ साहब ने। वो मतलब मुख्तलिफ एक बंदे का कलाम नहीं है, मुख्तलिफ मतलब अभी मेरा जो बोल फ़कीरा है इसमें 3 लोगों की शायरी मिक्स है। अच्छा। वारिस शाह सरकार, फिर जो है ना वो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उसके बाद मेन जो है स्ट्रक्चर वो बोल फ़कीरा का अफजल आजिज़ साहब का है। सुना दे, वो ज़्यादा बेहतर है। जी, बेदम वारसी के चंद अशार। ज़रूर। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, ऐ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, अंदाज़ हिजाबाना, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना। बोल फ़कीरा का भी एक बोल। जितन जितन हर कोई खेडे हारण खेड फ़कीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा हारण दा मुल हीरा, बोल फ़कीरा बोल वे तू बोल फ़कीरा, बोल फ़कीरा बोल तू बोल फ़कीरा, बोल फ़कीरा बोल वे तू बोल फ़कीरा, बोल फ़कीरा बोल वे तू बोल फ़कीरा, बोल फ़कीरा बोल तू बोल फ़कीरा, बोल फ़कीरा बोल तू बोल फ़कीरा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया रमूज़ अली कलंदरी साहब, आपने वक्त निकाला, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो ये थे रमूज़ अली कलंदरी, और ये सूफ़ीज़म को और सूफियाना जो हम कह सकते हैं कलाम है उसको ज़िंदा रखे हुए हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए, और जो कलाम हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं, हमारी मीरास हैं, उनको भी ज़िंदा रखे हुए हैं। बिल्कुल, आज की शो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे कल मुलाकात होगी, कल वीकेंड शो है, कल चूँकि फ्राइडे आ चुका है, कल का शो, कल का दिन हम सबका पसंदीदा दिन होता है। कल आपसे मुलाकात होगी कुछ मज़ीद टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।